आने से बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश किए हुए इस बजट के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और लगभग 1 घंटा और 2 मिनट जो हमने जो नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुना उसके ऊपर एक छोटे से शेर के साथ में शुरुआत करना चाहूंगा। अभी लगभग 4 साल और बचे हैं। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। तो अभी थोड़ा सा मतलब 1 ही साल हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको आपके सामने जो है मैं पहली बार प्रस्तुत हो रहा हूं और जैसे कि आशीष जी ने बोला था, मुझे भी बड़ी एक खुशी की अनुभूति हो रही है। लेकिन मैं सबसे पहले आपका जो ध्यान है एक आंकड़े की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। 2014 से लेकर अभी तक जो हमारी अर्थव्यवस्था रही है, इस अर्थव्यवस्था के अंदर एक थोड़ी सी अनोमली जो वो देखने को मिली है। हम बातें करते हैं 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, लेकिन इन बड़ी बड़ी फिगर्स के नीचे की अगर आप भयावह स्थिति को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार की बदहाली का दौर आज की डेट में चल रहा है। इसका सबसे बड़ा एक आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि टॉप 1% हिंदुस्तानी, हमारी 160 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, 1% जो हिंदुस्तानी है वो लगभग 22% हमारी नेशनल इनकम का जो है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। 10% हिंदुस्तानियों के पास लगभग 60% नेशनल इनकम जो है वो उनके पास है। 10% हिंदुस्तानी, 16 करोड़ के पास 60% नेशनल इनकम जो उनके कब्जे में है। अगर इसको मैं वेल्थ के हिसाब से देखूं, जिसके अंदर इनकम के साथ साथ धन दौलत जमीन सब कुछ आ जाती है, तो टॉप 10% हिंदुस्तानियों के पास लगभग 70% इस नेशन की वेल्थ है। और ये डिस्पैरिटी जो है ये पिछले 10 साल में ना केवल बढ़ती जा रही है लेकिन सुरसा की तरह एक बहुत ही बड़ा विकराल रूप ये धारण कर चुकी है। इसके बाद आपको ये सुनने को मिलेगा कि देश की खुशहाली जो है वो बढ़ रही है। अपने मुंह से हर एक नेशनल नेता ने एक चीज बोली हुई है कि आज 80 करोड़ हिंदुस्तानी मुफ्त का राशन ले रहा है। अब मुफ्त का राशन कौन लेगा? क्या धन्ना सेठ मुफ्त का राशन लेगा? 160 करोड़ की जनसंख्या में अगर 80 करोड़ जनसंख्या मुफ्त का राशन ले रही है, इसका मतलब यह है कि 50% हिंदुस्तान की जनसंख्या आज गरीबी की रेखा से नीचे है। और यह आजाद हिंदुस्तान में इस प्रकार का आंकड़ा, मेरे हिसाब से अगर आप आंकड़ों को चेक करेंगे, पहली बार हुआ होगा। तो एक इनकम डिस्पैरिटी वाली जो एक आप ये भयावह स्थिति को अगर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। क्योंकि ये बजट जो है, ये बजट आप अगर देखें तो इस स्थिति के अंदर एक कांग्रेस शासित राज्य है, उस कांग्रेस शासित राज्य में एक साधारण परिवार से उठा हुआ एक व्यक्ति जिसने संगठन से मतलब बढ़कर एक जो है एक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और उस पे एक ऐसा बजट पेश किया जिस बजट में 2 चीजें जो मुझे प्रमुखता से दिखी। पहली ये थी कि महात्मा गांधी जी ने एक चीज बोली थी कि जब भी किसी सरकारी पॉलिसी को या जब भी किसी सरकारी धन को अगर आप उपयोग करना चाहो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पंक्ति में खड़ा हुआ या पंक्ति में बैठा हुआ आखिरी इंसान जो है उस तक ये बेनिफिट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो पहली बात तो ये बजट जो है ये इनकम डिस्पैरिटी को कम करने के लिए एक बहुत ही बड़ा मील पत्थर जो है वो साबित होगा। और दूसरा, अगर आप देखें कि इस बजट के अंदर जो सारी की सारी चीजें हैं वो पंक्ति में बैठे हुए आखिरी व्यक्ति तक जो है वो पहुंच रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ पहलू इस जो इस बजट के हैं कि इस बजट में पिछड़ा वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान, उपेक्षित वर्ग, ये सबके ऊपर इस बजट ने जो है एक बड़ी समान दृष्टि से जो है इसके ऊपर जो है फोकस किया है। अब 3-4 चीजें के ऊपर मैं बात करूंगा और उसके बाद फिर मेरे को यही प्रश्न पूछना पड़ेगा कि अगर ये चीजें जो है ये सामाजिक उद्धार की चीजें नहीं है तो फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सामाजिक उद्धार हो। ये मैं मतलब अपने भाजपा के जो है मित्रों से पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मनरेगा की दिहाड़ी 25% बढ़ी है। 25% बढ़ने का मतलब ये है कि 240 रुपए से बढ़ के सीधा जो है 300 रुपया हुआ है। क्या यह कदम जो माननीय मुख्यमंत्री ने लिया, क्या ये कदम गलत था? दूसरा, जो हमारे दिहाड़ीदार भाई हैं उनकी दिहाड़ी जो है वो 25 रुपए से बढ़कर जो है वो 400 रुपए कर दी गई है। क्या यह कदम जो लिया गया, क्या यह जो कदम ये गलत था? ये इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? तीसरा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिड डे मील वर्कर,
वाटर कैरियर, मल्टीपर्पज वर्कर, एसएमसी अध्यापक, इन सबका मानदेय जो है ये बढ़ाया गया है। क्या ये मानदेय बढ़ाना जो है एक गलत फैसला है, या क्या इस जो है फैसले को नहीं लेना चाहिए था? ये भी एक सवाल जो है मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा। तीसरी चीज, आप देखिए कि पिछड़ा वर्ग और समाज के उपेक्षित लोग, उसमें अगर आप कोई स्कीम लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर मेरे हिसाब से तो है मतलब पूरे तहे दिल से हमको जो है वो उसका समर्थन करना चाहिए। हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना की जो है ये शुरुआत की गई है। क्या ये कदम जो है ये गलत कदम है? विधवा और एकल नारी के आवास योजना का अनुदान जो कि 1.5 लाख रुपया हुआ करता था, उसको बढ़ाकर आज 3 लाख रुपया कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना सब विधवा नारियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा जो है वो प्रदान करेगी। ये मेरे हिसाब से एक ऐसा कदम है जो बहुत ही बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा उन लोगों के लिए जिनके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं या पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बाप का साया ना होने की वजह से हो सकता है वो आर्थिक अपने जो है वो सरोकार को शायद पूरा नहीं कर पाते और इस करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर आप देखिए कि एकल नारी, विधवा और बाकी सारे जो ऐसे पात्र हैं, इन सबके जो पात्र बच्चे हैं, इन सबको 1,000 रुपया महीना उनके आरडी अकाउंट में हर महीने जमा होगा। क्या ये स्टेप जो है ये एक गलत स्टेप लिया गया है? और मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये बोलना कि इस बजट में हर चीज जो है वो निराशाजनक थी और इसका समर्थन नहीं किया जाता, तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये स्कीमें मैंने अभी बोली हैं, इन सबके ऊपर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है हम जो समर्थन नहीं करना चाहती और इनके विरोध में है। अगली बात अगर आप देखें, ये कदम जो है ये इनकम और वेल्थ की डिस्पैरिटी को कम करने में काम आएगा। जो भी पैसा ये जा रहा है, ये पैसा डायरेक्टली उन लोगों के पास जा रहा है जो मैंने बोला कि 80 करोड़ जनसंख्या जो हमारे इस समय हिंदुस्तान की है, जो सस्ते राशन के ऊपर या जो मुफ्त के राशन के ऊपर जी रही है, ये पैसा जो है उनकी जेब में जा रहा है। ये पैसा उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेगा और ये पैसा उनको एक समाज में सिर उठाकर जीने में एक सहायता करेगा। इसके अलावा इस बजट का एक दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू ये है कि हिमाचल प्रदेश जो है एक ग्रामीण राज्य है। हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग 90% प्लस हमारी जो आबादी है वो गांव के अंदर बसती है। मेरे खुद अपनी फतेहपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 52 पंचायतें हैं, एक भी हमारा कोई अर्बन एरिया नहीं है। इस बजट के अंदर रूरल इकोनॉमी या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो कदम लिए गए हैं वो वाकई मतलब जो है वो सराहना करने लायक है। सबसे पहला, जैविक खेती की दृष्टि में आप देखिए कि उसमें पॉलिसी निर्धारित करने के लिए अब एक किसान जो है वो अपने गेहूं, मक्का और जो अपना जो धान है, इसको छोड़कर बाकी जगह इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको ये गारंटी नहीं होती कि कल को अगर फसल नहीं बिकी या कल को अगर मंडी में फसल नहीं बिकी तो उसको मैं कहां बेचूंगा। तो इसी वजह से आप देखिए कि जितनी भी हमारी हाई वैल्यू जो हमारी क्रॉप्स हैं, चाहे वो सब्जियां हो या हमारी हल्दी हो, सफेद मूसली हो, इस सब के उसमें प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा बढ़ नहीं पाता क्योंकि किसान को ये जो है वो गारंटी नहीं होती कि उसका माल जो है बिक जाएगा। अब जैविक खेती भी एक उसी प्रकार का एक रिस्क है। जैविक खेती में प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल खेती से कम है क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ जो है वो नहीं मिलाए जाते। इसमें जो है आपका जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो होता है वो नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर जो है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता, तो प्रोडक्शन कम है। अगर प्रोडक्शन कम है तो इसके लिए अच्छा रेट निर्धारण करने के लिए सरकार की पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखिए कि राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की जो शुरुआत हुई है, इसके अंदर 40 रुपए एमएसपी जो है वो गेहूं के लिए और 30 रुपए एमएसपी जो है ये आपका मक्के के लिए जो है ये निर्धारित किया गया है। और लोगों को जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम है। और हिमाचल प्रदेश मेरे हिसाब से इस देश का पहला राज्य बना है जिसमें इस प्रकार का कदम जो है वो जैविक खेती के लिए उठाया गया है, और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा और एक सराहना के पात्र भी हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए कि पशुपालक के लिए क्या किया गया है, गाय का दूध 45 रुपए, भैंस का दूध 55 रुपए। अब ये सारा का सारा पैसा जो डायरेक्टली जो है ये किसान के पास, बागवान के पास, हमारे जो है पशुपालक के पास, हमारे फिशरी
वाले जो हमारे बंधु हैं उनके पास जा रहा है, और इस पैसे से और कुछ हो ना हो, एक स्वरोजगार और एक जो आपका जो स्वावलंबन है आपके जो अपने 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 व्यापार के अंदर, उसका ही जो है बढ़ोतरी होती है। और सरकार अगर हमारे किसानों को, हमारे बागवानों को अगर प्रोत्साहित करती रहती है, तो इससे होगा क्या कि हमारी रूरल इकोनॉमी जो है, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो सुदृढ़ बनती है, और उसकी सुदृढ़ता से पहला काम इनकम डिस्पैरिटी जो है वो कम हो रही है, और दूसरा लोगों को शहर की तरफ पलायन नहीं करना पड़ता 8,000 या 10,000 की नौकरी करने बद्दी, बरोटी वाला और बाकी इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो कदम उठाए गए हैं, इसमें एक आपत्ति जो मुझे सुनाई दी कि आपने गारंटी में तो जी 100 रुपये बोला था। अब वो 100 रुपये वाली गारंटी में वही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट नहीं करते, जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट नहीं कर पाते, तब तक आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो नहीं दे सकते। अब मैं जिस प्रकार से इस समय कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन का जो काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिस प्रकार से ढंगवार के अंदर और बाकी जगहों पर जो हमारे मिल्क चिलिंग और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स जो ये जो स्टार्ट हो चुके हैं, ये और कुछ नहीं है, ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा गठन हो रहा है, ये उसी दिशा में एक कदम है। और थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो हमारी हिमगंगा स्कीम है, उस हिमगंगा स्कीम में जो भी हमारी गारंटी थी, वो गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार जो है वचनबद्ध है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो बजट के अंदर बागवानों के लिए जैसे यूनिवर्सल कॉटन की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, आपके बाकी जो कदम है उनकी बात हो रही है, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 14-15 महीने के अंदर मैंने ये देखा है कि जब भी मुख्यमंत्री महोदय के साथ जिन भी मीटिंग्स में मैं उनके साथ गया हूं या जब भी मैंने उनको बात करते हुए देखा है, इनका फोकस हमेशा से 2 या 3 चीजों के ऊपर रहता है। पहला फोकस ये है कि किस प्रकार से हमारा रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकता है, दूसरा फोकस किस प्रकार से हम जो अपने खर्चों को जो कम कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखिए कि अब एक्साइज में 18% आया है, 40% आया है, वो पता तभी चलेगा जब 31 मार्च को किताबें क्लोज होंगी। लेकिन इतने सालों के बाद पहली बार एक्साइज पॉलिसी के अंदर बदलाव लाके जो है ठेकों को ऑक्शन किया गया और 40% की वृद्धि हुई। उसके बाद वाटर सेस को है इम्प्लीमेंट किया गया। ये रेवेन्यू एनहांसमेंट का ही एक जो है एक उसकी दिशा में कदम था। आप देखिए कि अपने पेट पे कोई लात नहीं मारता, लेकिन एमएलएज और बाकी सारे जो हमारे माननीय हैं यहाँ पर, उनके लिए जो सब्सिडी मिलती थी हमको हिमाचल भवन में और बाकी सारे गेस्ट हाउसेज में, उस सब्सिडी को रिमूव किया गया। जो खाना जो था सस्ते राशन रेट पे मिलता था, उसको जो है नॉर्मल रेट पे लेके जाया गया। इस सबके पीछे जो मंशा थी वो यही थी कि सरकार का रेवेन्यू बढ़े, और रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ जो सरकार की जो खर्चा है वो भी किसी प्रकार से कम हो। अब एक मेन पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बात करी माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कि मैं देख रहा हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, ये एक्सपेंडिचर कम हो गया। मेरा यह मानना है कि 5 बजट इन्होंने प्रस्तुत किए हैं और इनको इतना पता होगा कि कमिटेड एक्सपेंस जो है, कमिटेड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है कि जो खर्चा मेरे को करना ही करना होता है उससे मैं बच नहीं सकता। पहला कमिटेड एक्सपेंडिचर हिमाचल प्रदेश का आज अगर आप देखें तो 79% ऑफ माय रेवेन्यू रिसीट जो मैं कमा रहा हूं उसका 79% जो है ये मेरा खर्चा पहले से बंधा हुआ है। इसमें 41% मेरा जाता है सैलरी के अंदर, 24% मेरा जाता है पेंशन के अंदर, और 15% मेरा जाता है जो मैंने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट के रीपेमेंट के अंदर। अब अगर आप ये मेरे को बताइए कि कमिटेड एक्सपेंडिचर आपका तो ओवरनाइट कम होगा नहीं, रेवेन्यू आपका ओवरनाइट बढ़ेगा नहीं। हर व्यक्ति को पता है कि यह प्राकृतिक आपदा का वर्ष था और इस प्रकार की त्रासदी आज तक हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं आई। उसके बावजूद यह बोलना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी आई है जबकि आपके कमिटेड एक्सपेंडिचर 80% के आसपास है, तो मेरे 2 या 3 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, केंद्र सरकार ने हमारी जो लोन की लिमिट है वो कम क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और लोन की लिमिट कम करने से हुआ क्या कि जो लोन की लिमिट आपने कम की उसका जो 21% था, वो 21% जो था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जाना था। अगर वो 21% कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जाता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होने के बजाय वो बढ़ता। इसका मतलब ये है कि हिमाचल के युवा, हिमाचल के किसान, हिमाचल के बागवान, हिमाचल के जितने भी जो हमारे निवासी हैं,
उनके अगर पेट पे लात पड़ रही है या उनके अगर भविष्य के साथ कुठाराघात हो रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो एक कारण है वो ये भी है कि हिमाचल प्रदेश की लोन की लिमिट को कम करना। अब मैं फिर वही बात बोलूंगा जो माननीय मुख्यमंत्री हमेशा जो रिपीट करते हैं कि हिमाचल सिर्फ हमारा नहीं है, हिमाचल आपका भी उतना ही है। अगर आप ये मान के चलते हैं कि सिर्फ 1% का गैप रहा था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में वोट्स का इसके अंदर, तो जब केंद्र सरकार अगर लोन की लिमिट को कम करती है, उसका जो खमियाजा है वो कांग्रेसी को भी उसी प्रकार से भुगतना पड़ेगा जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले को भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, जाइका, ये जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सभी पहले प्रोजेक्ट की सैंक्टिटी के बेस पे, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के बेस पे आपको जितना मर्जी फंडिंग जो है वो कर सकती थी। इस साल से जब से हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया है, इस साल से हमारी वो लिमिट जो है वो फिक्स कर दी गई 2700 करोड़ 3 साल में या 900 करोड़ 1 साल में। मेरा सवाल ये है कि क्यों? क्या आप हिमाचल की जनता को पनिशमेंट दे रहे हैं? क्या आप उनको दंड दे रहे हैं? क्या आप उनको सजा दे रहे हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर बाहर क्यों फेंका? लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ये देखिए कि शहीदों का जो प्रपोर्शन है, शहीदों का जो अनुपात है, सर 2 मिनट और लूंगा मैं, शहीदों का जो टोटल अनुपात है आपका एज अ पार्ट ऑफ दी परसेंटेज, अगर आप देखें कितने शहीद हैं कितने आबादी के ऊपर, उस अनुपात में हिमाचल प्रदेश देश में सबसे अग्रणी राज्य है। ये आपसे डरने वाला नहीं। और एग्जैक्टली 3 या 4 महीने के बाद जब अप्रैल या मई में जब आपका इलेक्शन होगा, आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को डराइए मत, उनको धमकाइए मत। आप हमारी लिमिट को रिस्टोर कीजिए। लिमिट को रिस्टोर करने के बाद जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रिस्टोर हो जाएगा। और अगर आप देखें अगले साल रेवेन्यू के अंदर और अगले साल हर इंडिसेस के ऊपर कम से कम 8.5 से 10% के आसपास की ग्रोथ आपको दिखेगी। आखिरी पार्ट सर, 3 या 4 मेरे सजेशंस हैं। ये सजेशंस रेवेन्यू को एनहांस करने में शायद काम आए। पहला है माइनिंग पॉलिसी। जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय ने बोला कि माइनिंग पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं। माइनिंग पॉलिसी आज कॉन्सेंट्रेटेड है वही धन्ना सेठों के हाथ में। मेरा ये मानना है कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 700 से 800 ट्रैक्टर हैं। अब ये ट्रैक्टर जो है ये बेरोजगार युवाओं के पास है। जब आपका खेती का सीजन खत्म हो जाता है, ये ट्रैक्टर खड़े रहते हैं या इलीगल माइनिंग करते हैं, जिसको हम इलीगल कहते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारी खड्डे हैं जो कि भर चुकी हैं और इतनी मतलब आप देखिए 30-30, 40-40 साल से उनकी ड्रेजिंग नहीं हुई है। इसकी वजह से हमारी बाढ़ का खतरा भी बढ़ता है। मेरा ये मानना है 20,000, 25,000, 30,000 रुपए के लाइसेंसेस के ऊपर आप लीगली इन ट्रैक्टर वालों को माइनिंग की पॉलिसी, माइनिंग आप इनको अलाउ कर दीजिए। इससे होगा क्या, एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारी फतेहपुर की खड्ड है, आज से 30 साल पहले जब वहां पे पुल बना था तो एक पूरा ट्रैक्टर उसके नीचे से निकल जाता था। आज सिचुएशन ये है सर कि अगर कुत्ता भी निकलने की कोशिश करे उसका सर टकरा जाता है। पूरी की पूरी खड्डे हमारी भरी हुई हैं। तो अगर हम बेलचे से माइनिंग अगर हम अलाउ करते हैं छोटी खड्डों के अंदर, स्वरोजगार, स्वावलंबन, रूरल इकोनॉमी सभी में बूस्ट मिलेगा और हमारी सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। एक्साइज पॉलिसी के अंदर भी मैं यही बात बोलना चाहूंगा सर। 52 पंचायतें हैं, 242 रेवेन्यू विलेजेस हैं, कोई 7 या 8 ठेके हैं। अगर किसी भाई ने जो कि मिल्क सेस भी देता है और बाकी सब सेस भी देता है, अगर उसने पीना हो तो कहां जाएगा? वो जाता है एक ऐसे अहाते में जिसको हम इलीगल बोलते हैं। हम इलीगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास वो पॉलिसी नहीं है कि हम छोटे रेस्टोरेंट वाले, छोटे एंटरप्रेन्योर जो हैं उनको हम शराब का लाइसेंस दे सके। और बड़ा लाइसेंस लेने का जिसमें कि 2.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 12 लाख रुपया देने की इनकी शायद उतनी क्षमता होती नहीं। तो क्या हम प्रति पंचायत 2 या 3 ऐसे जो हमारे छोटे जो हमारे केंद्र हैं वहां पे हम एक्साइज के लाइसेंसेस दे दें, जिसमें 2 या 3 कंडीशंस ये हों कि जो भी आपको शराब खरीदनी है वो शराब अपने नियरेस्ट ठेके से खरीदेंगे। इससे होगा क्या कि आज भी जो वो शराब बेच रहे हैं वो शराब बेच रहे हैं 2 नंबर की लाके। अगर आप लेजिटिमेटली इसको करेंगे, एक्साइज का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और साथ के साथ मतलब इकोनॉमी के ऊपर भी एक बूस्ट आएगा। तीसरी चीज सर, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंदर 2 सेक्टर्स को आप और इंक्लूड कीजिए। पहला है आपका टूरिज्म और दूसरा है रिलीजियस टूरिज्म। टूरिज्म के अंदर अगर आप देखेंगे कि मेरा अगर घर किसी लेक के पास है लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं इसको होम स्टे में कन्वर्ट कर सकूं, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंदर आप इसको शामिल कीजिए। ये वहां पर एक अच्छा बाथरूम भी बना लेगा, ये जो है पैडल बोट भी खरीद लेगा, ये फिशिंग का इक्विपमेंट भी ले सकता है और ये फुल फ्लेजेड टूरिज्म के अंदर जो है ये आत्मनिर्भर होकर अपना काम कर सकता है। तीसरा रिलीजियस टूरिज्म, ज्वाला जी माता हो गई, हमारी चामुंडा माता हो गई, हमारे जितने भी हमारे रिलीजियस बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे भी बेरोजगार युवकों को अगर मैं स्टार्टअप योजना में शामिल करता हूँ तो प्रसाद के सेंटर आपके हमारे जो धर्मशालाएं हैं, हमारे जो
जंज घर हैं, इस टाइप को खोलने के लिए अगर आप स्टार्टअप फंड के अंदर इनको लोन देना स्टार्ट करेंगे तो ये भी स्वरोजगार को बढ़ाने में काम आएगा। इसके अलावा आखिरी पॉइंट मेरा है सर कि रूरल वाटर स्कीम्स जो हमारी हैं, जो हमने किया क्या कि हमने बोला कि रूरल एरियाज के अंदर कोई भी हम बिल नहीं लेंगे पानी का। अब इससे हो क्या रहा है कि उसी नलके से जो पहले सिर्फ मैं पानी पीता था या मैं मतलब बाथरूम में अपना यूज करता था, गाय भैंसे भी आज उसी नलके से पानी पी रही हैं। जब उनका पानी खत्म हो जाता है तो प्याज की क्यारी को भी पानी वहीं से लग रहा है, प्याज की क्यारी जब पानी ठीक हो जाता है तो उसके बाद जो खेत को भी पानी वहीं से लग रहा है। तो पानी का एक ग्रॉस मिसयूज इस टाइम पे चल रहा है। हम 70 लीटर पर पर्सन पर कैपिटा के हिसाब से कैलकुलेट करके चलते हैं कि इतना पानी हमने आपको देना है। मैं ये बोल रहा हूं कि 70 लीटर मत कीजिए, आप 200 लीटर कर दीजिए। 4 लोगों का अगर परिवार है तो आप बोलिए कि प्रतिदिन 800 लीटर पानी जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर आप पानी का खर्च कर रहे हैं तो वो पानी का आप उपयोग नहीं कर रहे, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो रूरल वाटर कनेक्शंस है, यहाँ पर रेवेन्यू एनहेंसमेंट के लिए और यहाँ पर पानी की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए जो है एक सेस लगाना जरूरी है, एक बिल लगाना जरूरी है। इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो बजट था ये कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, बागवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए जो है ये एक सर्वहितकारी एक बजट है। और मैं एक चीज भूल गया कि हमारे खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ियों की जो धनराशि जो जिस हिसाब से इंक्रीज की है, पहले महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्य ही ऐसे होते थे जहां पर इस प्रकार का धनराशि दी जाती थी। आज फक्र के साथ बोल सकते हैं कि हिमाचल भी एक वो राज्य है जिसमें हमारी धनराशि जो है बाकी स्टेट्स के बराबर है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और इस जो बजट का मैं तहे दिल से समर्थन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।